नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा तो बाकी सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। क्या है चुनावी कार्यक्रम और कौन से सियासी मुद्दे इस बार का जनादेश तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के 16वें दिन के जमीनी हालात की। बताएंगे खालिद संकट से पैदा हुए ऊर्जा चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार कैसे कर रही है तेजी से काम। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 4 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश में बच गया चुनावी बिगुल। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल तो पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग। 4 मई को आएंगे सभी राज्यों के नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तेज हुई सियासी बयानबाजी। बीजेपी ने कहा पश्चिम बंगाल में अब की बार टीएमसी होगी सत्ता से बाहर। टीएमसी का चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा। कांग्रेस की शिकायतें जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा भावुक पत्र। अविश्वास प्रस्ताव के बाद दिए वक्तव्य को बताया अत्यंत प्रभावशाली। विपक्ष को दिया काला संदेश। कहा लोकतंत्र में संवाद अहम लेकिन मर्यादा सर्वोच्च। देश में एलपीजी की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सरकार और ज्यादा सख्त। जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले तेज। बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हुए धमाके। सड़कों पर मलबे का ढेर। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 773 लोगों की मौत। साल 2026 की बड़ी सियासी लड़ाई का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। असम, केरलम, पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही फेज में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग कराई जाएगी। सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत आने वाली सप्लीमेंट्री लिस्ट को भी वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात कही है तो हिंसा मुक्त और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का भरोसा दिया है। 2026 के सबसे बड़े संग्राम की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। कुल 824 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में 17.4 करोड़ कुल मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए कुल 2.19 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके लिए कुल 25 लाख मतदान अधिकारी तैनात किए जाएंगे। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. चुनाव की तारीखों को देखें तो चुनाव आयोग ने पुदुचेरी, असम, केरलम और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान करने का फैसला किया है। पुदुचेरी, असम और केरलम में मतदान 9 अप्रैल को संपन्न कराया जाएगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया है। यहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान संपन्न कराया जाएगा। इन सभी राज्यों में मतगणना 4 मई को होगी। Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April.
West Bengal, the polling shall be held in 2 phases. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. चुनाव आयोग ने इन चुनावों में तकरीबन 30 नए प्रावधान अपनाए हैं, जिनमें मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना और चुनाव में पारदर्शिता प्रमुख लक्ष्य है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने व्यापक तैयारी की है। सीईसी ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए अपने मताधिकार का गर्व और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने को कहा है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हिंसा और अफवाह 2 ऐसे तत्व हैं जो चुनाव को बेहद प्रभावित कर सकते हैं। इन तत्वों पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में फेक वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं होगी और चुनाव आयोग उस पर सख्ती बरतेगा, कार्रवाई करेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। साथ ही राजनीतिक हिंसा के लिए भी किसी तरह की कोई जगह नहीं होगी। इसके लिए भी चुनाव आयोग कमर कसकर तैयार है। अपने सहयोगी ऋषि कुमार और दिव्यांशु मल्होत्रा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, जिसके बाद अब सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। बंगाल में जहां ममता दीदी लगातार चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। असम में बीजेपी कांग्रेस के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने की संभावना जताई जा रही है, तो उधर तमिलनाडु में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की एक दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। उधर केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई के बीच बीजेपी अपनी जमीनी सियासत को विस्तार करती दिखाई पड़ रही है। इन दावों के बीच अब चुनावी तपिश लगातार तेज होती दिखाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? असम के चुनावी दंगल का सरदार कौन होगा? केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी किसके साथ हैं? इन सवालों के जवाब 4 मई को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तारीखों का ऐलान होते ही वादों और दावों की हौड़ मच चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, लिहाजा सभी दल पूरे जोश से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। एक तरफ भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि वो पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी। उधर कांग्रेस की शिकायतें ही खत्म नहीं हो रही। चुनाव आयोग का ये फैसला को हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग विश्वास करते हैं, 1 दफा हो या 7 दफा हो, पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान लिया है जो तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन देके रहेगा। का लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस वापस फिर आ रहे हैं 4th टाइम के लिए। 1 फेज हो, 2 फेज हो और 2 से ज्यादा फेज हो, उसका बात नहीं है। कोई जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। असम में एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहां धर्म वहां जीत। भाजपा फिर से असम में सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। एक ही फेज में होंगे चुनाव, तो चुनाव के लिए हम लोग पूरे तैयारी है। एनडीए इस बार हेक्टिक करेगा। केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होना है। 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। तीनों प्रदेशों में भी चुनावी अखाड़ा सजने के बाद राजनीति अब आसमान पकड़ने लगी है। तमिलनाडु से सीपीआई नेता डी राजा ने चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। दूसरी तरफ डीएमके का कहना है कि काम के दम पर सरकार बनाएंगे। There are many issues which are being raised. Election Commission needs to answer with an amount of credibility. 5 years the Chief Minister has worked hard. The party, as I said, from 22-23 onwards, has been working in grassroots level, are in a position to select candidates for all the constituencies, barring where the allies are contesting.
and then win all those constituencies. लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप, वादे और सियासत तेज होगी, लेकिन आखिर में फैसला जनता के हाथ में होगा। किसे मिलेगा सत्ता का ताज और किसे करना पड़ेगा इंतजार, इसका जवाब अब वोट की ताकत ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो आंकड़ों के नजरिए से समझते हैं कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हुआ है, आखिर क्या बड़ी तस्वीर अपने आप में सियासी तौर पे वहां दिखाई पड़ रही है। चुनावी शंखनाद की अगर बात की जाए तो अपने आप में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये चुनाव होने जा रहे हैं। 17 करोड़ 40 लाख मतदाता इसमें अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे और सभी राज्यों की मिलाकर कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए सदस्यों का चुनाव होगा और अपने अपने राज्यों की सभी सीटों को मिलाकर यह संख्या 824 पहुंच जाती है। तमाम बड़े आंकड़ों का हम जिक्र करते हैं। अगली प्लेट की ओर जाते हैं, आपको बताएं किस प्रकार से चुनावी शंखनाद में तमाम अन्य आंकड़े। अगली प्लेट को अगर हम रुख कर सके, अगले तथ्य को लेकर आइए, उसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि चुनावी शंखनाद के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 2.19 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे इन तमाम 5 राज्यों की बात की जाए। 25 लाख चुनाव अधिकारी इस चुनाव को संपन्न कराते नजर आएंगे और 8.5 लाख सुरक्षा अधिकारी इसमें शामिल होंगे, यानी कि निष्पक्षता के लिए चुनाव अधिकारी भी बड़ी संख्या में, सुरक्षा अधिकारी भी बड़ी संख्या में लगाए गए। अगले तथ्य की ओर आते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से तमाम बड़े बातें इन चुनावी राज्यों में निकल कर आ रही हैं, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से ये 5 राज्यों की जो सियासत है वो सिर्फ उन राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लिए अपने आप में एक बड़े सियासी बदलाव का संकेत देती नजर आएगी। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और इस बार के चुनाव में 80,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। कुल वोटर की संख्या लगभग 6.5 करोड़ के आसपास है और आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा है सीधे तौर पर कि जो सप्लीमेंट्री वोटिंग लिस्ट आती रहेगी SIR की प्रक्रिया के तहत, उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो अपने आप में एक अंतिम लिस्ट को लेकर अभी एक आंकड़ा बदल भी सकता है। चुनाव यहां पर 2 फेज में होगा। पिछली बार 8 फेज में हुआ था, इस बार सिर्फ 2 फेज में पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है। अगली प्लेट पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पहले और दूसरे फेज में इस प्रकार के जो चुनाव हैं वो कराए जाएंगे, क्योंकि पहले फेज की अगर बात की जाए तो 23 अप्रैल को चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, दूसरा फेज जो है वो 29 अप्रैल को होगा और पहले फेज में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे फेज में 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 294 विधानसभा सीटों का हम जिक्र लगातार कर ही रहे हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जो सियासी तस्वीर है वो बेहद महत्वपूर्ण, अपने आप में बेहद खास अपने आप में हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है। यहाँ से न सिर्फ विधानसभा का एक बड़ा नंबर निकल के आता है बल्कि अगर देखा जाए तो अपने आप में यहाँ की सियासत राज्य की नहीं बल्कि देश की सियासत पे भी असर डालती है। तो ये अपने आप में, अगर हम असम की बात करें तो असम में कुल पोलिंग स्टेशन लगभग 31,500 के आसपास है, कुल वोटर 2.5 करोड़ के आसपास है। चुनाव एक फेज में ही हो रहा है और ये जो फेज है ये 9 अप्रैल को होगा। तो अपने आप में असम के लिहाज से अगर बात की जाए तो असम की एक बड़ी सियासी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे क्या लगातार एक बार फिर से 2 बार के बाद तीसरी बार बीजेपी यहाँ सत्ता हासिल करेगी या फिर एक परिवर्तन होगा, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो 234 विधानसभा सीटें हैं, 75,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाने का चुनाव आयोग ने दावा किया। कुल वोटर करीबन 5.5 करोड़ से ज्यादा है और चुनाव एक फेज में ही 23 अप्रैल को एक फेज में कराया जाएगा। तो सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होगा। लेकिन क्या यहां पर डीएमके की अगुवाई वाला इंडिया अलायंस सत्ता बरकरार रखेगा या फिर जो एनडीए है वो अपनी सत्ता में वापसी करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। केरलम की बात की जाए कुल 140 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भी लगभग 30,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। कुल वोटर की संख्या की बात की जाए तो लगभग 3.25 करोड़ के आसपास है। चुनाव यहां पर भी एक ही फेज में 9 अप्रैल को एक साथ संपन्न कराया जाएगा सभी 140 विधानसभा सीटों को लेकर। और यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, यहां पर एलडीएफ यूडीएफ सत्ता परिवर्तन का रुख चलता है, लेकिन पिछली बार जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या एलडीएफ यूडीएफ के बीच में, उस प्रकार की टकराहट के बीच में बीजेपी एक बड़ी सियासी जमीन हथियाने को नजर आ रही है, क्योंकि उसका जो विस्तार है जमीन पे वो बीते कुछ चुनावों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो केरलम के नतीजे देखना, वहां की सियासत देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण, हम लगातार उन राज्यों की बात कर रहे हैं। अगले राज्य की अगर बात करें तो पुडुचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले राज्य के तौर पर इसकी मौजूदगी 30 विधानसभा सीटें हैं। पोलिंग स्टेशन 1000 लगभग 1100 के आसपास पोलिंग स्टेशन होंगे। कुल वोटर भी यहां पर 1 करोड़ से कम है और ये महज 10 लाख के आसपास है और चुनाव एक फेज में ही 9 अप्रैल को अपने आप में यहां पर होगा। तो ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार पहली बार बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी के साथ वहां पर सरकार बनाई थी। क्या वो अपनी सरकार
रिटेन कर पाएंगे या फिर वहां पे बदलाव होगा, ये अपने आप में 30 सीटों वाली इस पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जनता तय करती नजर आएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में तमाम आंकड़े। अगर बात की जाए चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव में क्या नई बड़ी पहल की शुरुआत की है, तो कुल मिला के 30 नई पहल की चुनाव आयोग ने शुरुआत की है इस प्रकार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए। इसके तहत मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा पोलिंग बूथ पे होगी। जब कोई भी व्यक्ति वोट करने के लिए जाएगा, जल्दी से तथ्यों को अगर दिखा सके तो हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल के अलावा वहां पर क्या क्या सुविधाओं का जिक्र किया गया, उन तमाम चीज़ों का अगर जिक्र करें तो प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी ताकि आप किसी भी प्रत्याशी को आसानी से पहचान सके। ये हमने बीते चुनाव में भी देखा और इस बार भी वो व्यवस्था की गई। अधिकतम 1200 वोटर प्रति पोलिंग स्टेशन होंगे ताकि इस संख्या को आगे ना रख के एक तरीके से सीमित रखा जाए, सभी लोग आराम से पोलिंग अपनी कर सके, मतदान कर सके। साफ और स्पष्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा हर मतदाता को दी जाएगी ताकि उस पर सारी जानकारी स्पष्टता से लिखी रहे और किसी भी मतदाता को कंफ्यूजन ना होने पाए। ECI नेट ऐप पर सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। ये चुनाव आयोग का ऐप है, इस पर सभी चुनाव संबंधी जानकारियां उपलब्ध होंगी। कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से अधिकृत जानकारियां हासिल कर सकता है। इसी तरीके से अगर नई पहलों के लिहाज से बात की जाए तो हर 2 घंटे में जब वोटिंग हो रही होगी तो उसका अपडेट करना अनिवार्य होगा, जिससे पता लग सके कि इस पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके से वोटिंग की गति रही है। 100% वेबकास्टिंग की जाएगी और ये अपने आप में पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण तमाम जो चुनाव आयोग की जो तमाम बड़ी पहल हैं उसका अगर हम जिक्र करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर हम इसी बड़ी खबर पे आगे चर्चा भी करेंगे और उस चर्चा से पहले यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द वापस आएंगे तो इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH जरा सी हंसी दुलार जरा सा Amul the taste of India जरा सी अनबन प्यार जरा सा Amul the taste of India यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है taste of India taste of India वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे चुनावी जो घोषणा हुई है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर, उस विषय की, और इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष चुनावी शंखनाद
बढ़ा सियासी संग्राम, क्योंकि अब इन राज्यों में सियासी संग्राम बढ़ता नजर आ रहा है। और किस प्रकार से चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, कौन से जमीनी मुद्दे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। आर राजागोपालन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रकाश चंदालिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश चंदालिया जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा सबकी नजरें लगी थी कि भाई इस बार कितने फेज में चुनाव होने वाला है। पिछली बार 8 और इस बार महज 2। ये तो विश्वास पैदा करता है हमारी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर कि हम और मजबूती से, पारदर्शिता से, सशक्तिकरण के तरीके से अब महज 2 फेज में चुनाव कराने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। अरिंद्र जी नमस्कार, और साथी पैनलिस्ट और दूरदर्शन के दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की पूरी टीम पिछले दिनों जब कलकत्ता आई थी तो तब उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में कितने फेज में चुनाव होंगे। बड़ी सफाई के साथ उन्होंने कहा था कि बंगाल में कितने फेज में चुनाव होंगे ये यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। लंबे समय के बाद में ऐसा हुआ है कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, वरना पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 7 फेज 8 फेज तक चुनाव हुए, 4 फेज में भी हुए हैं। लेकिन 2 फेज में चुनाव होना पश्चिम बंगाल की जनता को एक नया उपहार है, और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता के साथ ये चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा एक प्रकार से न्याय किया है। जितने अधिक फेज में चुनाव होते हैं अरिंद्र जी, यहाँ हिंसा उतनी अधिक होती है। एक सत्तारूढ़ पार्टी का जो वर्चस्व रहता है, पुलिस के साथ में उनकी मिलीभगत रहती है, ये पश्चिम बंगाल के लोगों ने 49 ईयर्स में देखा है। 34 वर्षों तक वामपंथियों का शासन रहा और 15 वर्षों का ममता बनर्जी का तृणमूल सरकार का, भ्रष्ट सरकार का शासन रहा। और आज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल जो एक राजनीतिक रूप से एक सचेतन राज्य है, चैतन्यशील राज्य है, वहां पर इस बार मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत बड़े रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि आपने एंटी इनकम्बेंसी कहा, तो जल्दी से कि क्या बड़े मुद्दे इस बार जमीन पे जनादेश तय करते नजर आएंगे? आपने एंटी इनकम्बेंसी भी कहा है। सर, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, कटमनी के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता है। कोल स्कैम से लेकर गौ तस्करी का कोई भी भ्रष्टाचार के काम को नहीं छोड़ा है। सरहद की सुरक्षा की अगर बात करें तो केंद्र सरकार को जमीन नहीं देंगे। शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, गौ तस्करी, नारी असुरक्षा, तुष्टीकरण, शिक्षकों की नौकरी का घोटाला, बेरोजगारी। ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि डबल नौकरी होगी, सब कुछ कहा था। लेकिन आपने देखा कि अभी सामान्य रूप से अस्पतालों में महिला डॉक्टर के साथ रेप हो सकता है, लॉ कॉलेज के अंदर में महिला के साथ में बलात्कार हो सकता है। जिस महिला मुख्यमंत्री होते हुए बंगाल में नारियों का इतना अपमान और पतन की पराकाष्ठा इसके पहले कभी नहीं रही। और आर्येंद्र जी, अभी तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अपमान तक देख लिया, और इसके अलावा बंगाल में कुछ बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी स्वयं जान रही हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कितना बड़ा प्रबल रूप से उनके सरकार के समक्ष चुनौती बनके खड़ा है। आपको आज पता होगा कि 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ठीक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटा 20 मिनट पहले ममता बनर्जी इमाम भत्ता और पुरोहितों के भत्ते को 500 रुपए का लॉलीपॉप देने का एक प्रयास करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक निर्णय दिया था डीए का बकाया पेमेंट करने के लिए, जो ममता बनर्जी देने से इनकार कर रही थी। पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट के अधीन है, जबकि कोर्ट के अधीन नहीं था, कोर्ट फैसला दे चुका था। आज ममता बनर्जी ने अपनी हार मानी और 3:05 यानी चुनाव की तारीखों की घोषणा के ठीक 55 मिनट पहले बिल्कुल और ये एक तरीके से सवाल आज उठा भी कि क्या चुनाव से पहले इस प्रकार के घोषणाएं क्या चुनाव आचार संहिता में आनी चाहिए। हालांकि ये अपने आप में एक विस्तार से विषय है जिसके पे चर्चा होनी चाहिए। राजागोपालन जी, अगर हम तमिलनाडु की सियासत के लिहाज से देखें, एक तो 1 चरण में वोटिंग, वहां पे इस प्रकार की कोई बहुत हिंसा का कोई बड़ा इतिहास ऐसा नहीं रहा जैसा कि बंगाल में हम लोग लगातार देखते रहे। लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए, बीते दिनों प्रधानमंत्री गए, उन्होंने मौजूदा डीएमके सरकार पे भ्रष्टाचार का सीधे आरोप लगाया। किस प्रकार के लोगों के जिंदगी से जुड़े तमाम मसलों को लेकर जो वहाँ की सरकार के मंत्री हैं वो घोटालों में लिप्त आए हैं, नजर आए हैं, और उनको अपनी गद्दी भी गंवानी पड़ी। इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। वो सीधे कहते हैं कि अब जो परिवारवाद है उससे वहाँ की जनता ऊब चुकी है, बदलाव चाह रही। क्या आप देख रहे हैं तमिलनाडु की सियासत में इस बार क्या अलग? तमिलनाडु इश्यू बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी, जैसे बंगाल का वर्णन कर रहे थे प्रीवियस स्पीकर, जो उन्हीं का तरह तमिलनाडु में ड्रग माफिया जो सारा काफ़ी मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है परिवारवाद, जैसे प्रधानमंत्री ने परसों त्रिची में कहा था, वो बुट्टुआजी जो फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ही जा रहे हैं। और उसके अलावा जयललिता, करुणानिधि दोनों दिगांत के बाद 5 साल चलाने के बाद ये नए सरकार का प्रयत्न कर रहे हैं।
मुझे लगता है डीएमके सरकार का वापस आना मुश्किल है, क्योंकि उसको अंदर गुटबाजी है। कम से कम 50% एमपीज को, एमएलएस को ऊपर, मंत्री के ऊपर सीबीआई रेड वगैरह है, ईडी रेड वगैरह है। जो इन्होंने इतना घोटाला किया है तमिलनाडु में। नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है जो रेप इमेंस है, ड्रग हर कॉलेज के सामने ड्रग मिलती है, चॉकलेट मिलती है, चॉकलेट के अंदर स्कूल में जो 5 साल 6 साल बच्चे को भी चॉकलेट दिलाता चाहते हो, उसमें ड्रग माफिया बहुत हो गया है। इन चीजों में एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो गया। आप देखिए पिछले 1 साल से तमिलनाडु में डीजीपी नहीं है। सब अपोजिशन लीडर एडपाडी पळनिसामी बार बार बोल रहे थे, लेकिन सरकार एमके स्टालिन सरकार दरकिनारे किया था। लेकिन सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है जी, बार बार एडीएमके डीएमके बार बार आते थे, इस बार नहीं होने का संभावना, इसीलिए जी विजय एक्टर आ गया, विजय जोसेफ जी। विजय जोसेफ आने के बाद गर्मी पकड़ गया, इतना गर्मी पकड़ा है तमिलनाडु राजनीति को एकदम उल्टा सीधा होने का भी संभावना है। राजा गोपाल जी, मतलब प्री पोल अलायंस जो अभी ग्रुप बन रहे हैं, उस नजरिए से कैसे देखा जाए? एक तरफ जो डीएमके और उसके अलायंस पार्टनर है एआईएडीएमके, और उसके बाद बीजेपी भी है, और उधर तीसरे एक फोर्स के तौर पर एक्टर टर्न टू द पॉलिटिशियन विजय की पार्टी टीवी के नजर आ रही है। ये जो प्री पोल जो अपने आप में पोलराइजेशन है, इसको कैसे देखा जाए तमिलनाडु में? मुझे लगता है रीजनल पार्टीज डीएमके, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग मिलकर के जो कांग्रेस को दबाव में लेके आना चाहते हैं। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दिया है, वो लोग 61 सीट मांग रहे थे। 61 सीट किधर है, 28 सीट किधर है? 28 सीट लेकर के कांग्रेस वापस आ गया है। सो देयरफॉर बाकी डीएमके अलायंस अभी तक टिच नहीं हुआ है, अभी तक आज सवेरे तक कुछ नहीं हुआ है, झगड़ा बहुत चल रहे। कांग्रेस और चाहते थे 2 राज्यसभा चाहते थे, 2 राज्यसभा में 1 राज्यसभा दिया स्टालिन साहब ने। राहुल गांधी ने स्टालिन साहब से अभी तक बात नहीं किया है। जैसे तेजस्वी यादव को गुमराह कर रहे थे, ऐसे तमिलनाडु में भी राहुल गांधी स्टालिन को दरकिनारे किया है। कांग्रेस को डीएमके को बीच में मतभेद बहुत है, वो नीचे कैडर तक जा रहे हैं। मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी अधिक है। एडपाडी पळनिसामी का भीड़ बहुत आ रहा है, नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह साहब का भीड़ बहुत आ रहा है। हिंदुत्व ये फैक्टर बनने वाले हैं तमिलनाडु में। द्रविडियन मूवमेंट को बीच में फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आने वाले दिन में हिंदुत्व को गरम पकड़ गया है जमीन का। ठीक है, अगर आप जो बात कह रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा एक बदलाव मतलब तमिलनाडु की पूरी सियासी पिक्चर में देखने को मिल सकती है। ये कारण पूरा कारण है नरेंद्र मोदी का 10 साल का जो। ठीक है सर, मैं आता हूं सर आपके पास में। प्रकाश जी, क्योंकि घुसपैठ का मसला भी लगातार बंगाल हो या फिर असम हो, दोनों जगह बहुत ज्यादा प्रमुखता से सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों में से रहा है, जो कि सुरक्षा से जुड़ा रहा है, राष्ट्रीय जो सुरक्षा उससे जुड़ा हुआ रहा है। मौजूदा समय में भी लगातार वो दिखाई पड़ रहा है। प्रकाश जी, बिल्कुल घुसपैठियों का मुद्दा अब आर्येंद्र जी ये वामपंथियों के शासन से चल रहा है। और जब आपको याद होगा कि जिस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु का शासन हुआ करता था, उस समय लोकसभा में ममता बनर्जी घुसपैठ के मुद्दे को उठाया करती थी और बहुत जोरदार तरीके से उठाती थी। लेकिन जब से ममता बनर्जी सरकार में आ गई है, देखिए आर्येंद्र जी, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठी जो है, ये सत्तारूढ़ पार्टियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। सीपीएम वालों ने भी, लेफ्ट फ्रंट ने भी उनका इस्तेमाल किया, उनका भारतीयकरण किया। और आज तृणमूल के सरकार में तो ये इतना खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मात्र 5,000-7,000 रुपए की एवज में वहां से नदी नालों के माध्यम से बांग्लादेश से होकर के भारत में घुसने वाले लाखों की संख्या में घुसपैठियों को यहाँ भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम किया है, उनको बसाने का काम किया है। उनकी बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमने सर देखी हैं जब एसआईआर के समय तमाम बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे। वक्त थोड़ा सा सीमित है, जल्दी से राजा गोपालन जी, केरल के लिहाज से आपकी समझ की एक बीजेपी जमीन पे विस्तार लेती दिखाई पड़ रही है, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी हमको दिखाई पड़ा। क्या इस बार कुछ एक नया स्थिति दिखाई पड़ सकती है केरलम में? जल्दी से। मेयर इलेक्शन में बीजेपी जीतने के बाद, राजीव चंद्रशेखर अध्यक्ष बनने के बाद केरला में कम्युनिस्ट लोग मुस्लिम वोट्स को पीछे पड़ा था, हिंदू लोग बीजेपी को पीछे पड़े हैं, क्रिश्चियंस लोग कांग्रेस को हो गया करके 3 बंटवारा कर दिया। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी कम से कम 8 नहीं तो 10 सीट तो मार लेगी आज इस बार।
बीजेपी का पकड़ अधिक है। सबरीमला टेम्पल का सोना चोरी होने के बाद भी जो केरला में परिस्थिति है बिल्कुल बीजेपी का फेवरेबल है, लेकिन उधर कांग्रेस का पकड़ अधिक है इस बार, क्योंकि उधर भी सीपीएम कांग्रेस आते थे। अभी इस बार बीजेपी बीच में घुस गया। नरेंद्र मोदी 5 बार गया है केरला में, अमित शाह साहब ने 8-10 बार बिल्कुल। गया और है। आपने देखा कि बीते दिनों भी रैली में प्रधानमंत्री ने साफ तौर से, चाहे वो शबरीमाला का विषय हो या फिर सोलर स्कैम हो या सोना चोरी हो, तमाम विषयों को लगातार उठाया और इन फाइटिंग जो आपस में भी है विरोधियों पे, उस पर भी सवाल उठाया। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह के असम में क्या भरी हुंकार, खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पे थे, जहां उन्होंने बीते 10 साल में बीजेपी सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में के समय असम की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर कोई काम नहीं हुआ, तो बीते 10 सालों में असम में शांति स्थापना के साथ विकास को तेज रफ्तार दी गई है। गृह मंत्री ने असम की जनता से अगले 5 साल के लिए फिर से जनादेश देने की भी अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कई स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जब से असम के मुख्यमंत्री बने हैं, लगन के साथ असम की स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले असम की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जर्जर था। सालों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस ने अपने परिवारों के आर्थिक स्वास्थ्य के अलावा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। मनमोहन सिंह जी यहां से सांसद बने थे, मगर असम के स्वास्थ्य का सुधार नहीं किया। और 10 ही साल में आज मैं मंच से गौरव से कह रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आसाम को स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आज स्वावलंबी बनाने का काम समाप्त कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेसियों की सरकार आई, उन्होंने असम को घुसपैठियों की पनाहगाह बनाया था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 1,51 बीघा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई। अमित शाह ने असम को घुसपैठ मुक्त करवाने के लिए तीसरा जनादेश देने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक रकीबुद्दीन अहमद ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। हमने वादा किया था हम आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे और हेमंत जी ने 1,51,000 बीघा घुसपैठियों से मुक्त कराए। एक तीसरा मैंडेट दे दीजिए, केवल आसाम नहीं पूरे देश से घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल देंगे। गौरव गोगोई एक रिकॉर्ड मार्जिन करके गौरव गोगोई जीत के जाएंगे और हम तो असम का ये जो 26 का जो इतिहास है, इस इतिहास में एक रचनात्मक हम इतिहास रचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवा शक्ति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची 1,65,000 युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दी। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार चलाती है, ये इसका उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तो कोलकाता के गिरीश पार्क में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं राज्य में SIR के तहत सप्लीमेंट्री सूची का प्रकाशन भी इस सप्ताह संभावित है, जिसमें करीब 15 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों और सियासी टकराव ने जोर पकड़ लिया है। गिरीश पार्क इलाके में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुए हिंसक झड़प मामले में रविवार सुबह तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार रात तृणमूल और भाजपा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने उससे पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था। झड़प में घायल 2 पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं, जबकि 6 घायल लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब है कि शनिवार को ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच गिरीश पार्क इलाके में झड़प हो गई थी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा ने बंगाल पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बारानगर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन भी किया। भाजपा ने इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं टीएमसी ने भाजपा पर धार्मिक भावनाओं के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जितना दिन तक पुलिस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल, कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट, जितना दिन तक इलेक्शन कमीशन का हाथ में नहीं जाएगा, तब तक इस तरीके से हादसा होते ही रहे। बांग्ला में सांप्रदायिकता नहीं चलेगा। बंगाली आदमी जो है वो शांति प्रिय आदमी है, सब धर्म को श्रद्धा सम्मान करता है। पश्चिम बंगाल में SIR के तहत इस सप्ताह की पहली सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित हो सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार विचाराधीन 60 लाख आवेदनों में से शुक्रवार तक 15 लाख आवेदनों का निपटारा हो चुका है। इन 15 लाख में से लगभग 8 लाख लोगों को फिर से मताधिकार मिलने की संभावना बताई जा रही है। सप्लीमेंट्री सूची प्रकाशित करने के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री सूची में जिन मतदाताओं के नाम रद्द हुए हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित ट्राइब्यूनल में आवेदन कर सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ट्राइब्यूनल के गठन की प्रक्रिया तय करेंगे। प्रक्रिया अंतिम होने के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों के नाम तथा उनका पारिश्रमिक तय करना होगा। इसके अलावा ट्राइब्यूनल के कामकाज के लिए अलग कार्यालय और कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। इसलिए जिला स्तर पर ट्राइब्यूनल गठित करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे निजी स्वार्थ और अहंकार की भावना काम कर रही थी। प्रधानमंत्री ने इसे राजनीतिक कुकसरत करार दिया है। साथ ही स्पीकर के खिलाफ उठाए गए राजनीतिक कदम को अस्वीकार करने पर सदन के सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने स्पीकर को पत्र लिखकर अविश्वास प्रस्ताव दिए गए उनके वक्तव्य की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि आपने जो वक्तव्य दिया और उसमें संसदीय इतिहास, नियमों की सर्वोच्चता, अध्यक्ष के दायित्व का जिस संतुलन और स्पष्टता से उल्लेख किया वह अत्यंत प्रभावशाली था। इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। पत्र में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री ने इशारों में ही विपक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं संसद का मूल स्वभाव संवाद, तर्क और विचार विमर्श है। सदन में उठने वाली हर आवाज़ देश के करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन असहमति, असम्मान के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। उन्होंने संसदीय मर्यादा के पालन पर जोर देते हुए कहा कि संसदीय मर्यादा का सम्मान लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि आपने कठिन परिस्थितियों में भी जिस धैर्य, संतुलन और निष्पक्षता के साथ सदन का संचालन किया, उससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा मजबूत हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्र के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पत्र के जवाब में लिखा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं के प्रति आपका हमेशा अटूट विश्वास रहा है। आपका पत्र लोक सेवा के उन उच्चतम नैतिक मूल्यों को व्यक्त करता है जिन्हें आपने अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में जिया है। आपका यह संदेश दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करेगा और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा स्थापित लोकतंत्र के सशक्त नैतिक आधार को सुदृढ़ करेगा। स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी के पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि जमाखोरों की अब खैर नहीं, क्योंकि सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, खासतौर से एलपीजी जमाखोरों के खिलाफ। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया।
CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय सरकार ने देश में LPG सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ कालाबाजारी पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही, जबकि खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। वहीं लोगों को भी अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा के साथ ही देश में तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। लोगों को समय पर LPG सिलेंडर और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। शायद 2 दिन बुकिंग की थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो गया। जैसे गैस का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवेलेबल गैस आपके सामने दिख रहा है। सार्वर में कुछ गर्मिल है, वो बुकिंग लेना नहीं चाहता, थोड़ा ट्राई किया हो गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ग्राहकों के साथ साथ गैस एजेंसी के कर्मचारी भी संतुष्ट नजर आए। हम महाराष्ट्र मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं, जहां पर एक गैस एजेंसी है और आप देखें तो यहां पर सुचारू रूप से गैस दिया जा रहा है। कस्टमर ये अफवाहबाजी की वजह से कस्टमर ने हमारा जैसे एरिया में जिस एरिया का 30 बुकिंग आता था उस जगह आज 150 बुकिंग आ रहा है। वहीं देश में LPG को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में LPG गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा देश भर में लगातार निरीक्षण और छापेमारी जारी है। प्रवर्तन टीमों ने पिछले 2 दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2554 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की। इस कार्रवाई में LPG वितरकों के खिलाफ 5 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि कालाबाजारी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 35 FIR दर्ज की गई हैं। वहीं 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 37 लोगों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने के लिए खाद्य कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG और घरेलू LPG गैस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में वाणिज्यिक और घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करेगी। रायपुर में LPG सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जब्त सिलेंडरों में घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर शामिल हैं। बिलासपुर में किचन केयर और किराना स्टोर में छापेमारी कर 126 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जांच के दौरान गैस निकालने के उपकरण भी मिले। इससे पहले हुई कार्रवाई में 75 गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। सरकार ने लोगों को अफवाहों और भ्रम फैलाने वाली खबरों से जहां बचने की सलाह दी है, वहीं घरेलू LPG कनेक्शनों को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से ही पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी PNG का कनेक्शन है, उन्हें अब घरेलू LPG सिलेंडर रखने या उसे दोबारा भरवाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे पिछले रिफिल के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग करें। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि देश में घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सख्ती भी बरत रही है ताकि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आकर आपको खबर दिखाएंगे कि भारत ने कैसे निकाला तेल गैस संकट का हल। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप। MDH का जलजीरा जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ।
वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। इस युद्ध के बीच अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत की विदेश नीति की काफ़ी तारीफ हो रही है। क्यों और कैसे, देखिए आप इस रिपोर्ट में। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। पश्चिम एशिया में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। पश्चिम एशिया, जिसे पश्चिमी दुनिया के लोग मध्य पूर्व कहते हैं, यहाँ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का असर न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि ये युद्ध कब तक चलेगा, क्यों इस युद्ध के कारण भारत में एलपीजी को लेकर चिंता पैदा हो रही है, कैसे भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत कैसे इन हालातों में रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका को समझाने में सफल रहा, किस तरह से भारत ने सबसे तनावग्रस्त होर्मुज़ स्ट्रेट से अपने गैस के जहाजों को निकालने में कामयाबी पाई। इस युद्ध को लेकर भारत का पक्ष क्या है, और अगर लंबे समय तक ये युद्ध चला तो भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। अमेरिका का आरोप था कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम यानी कि बिजली पैदा करने और दूसरी ऊर्जा जरूरतों की आड़ में परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है, जबकि ईरान इसे खारिज कर रहा था। इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी और अमेरिका चाहता था कि ईरान बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम के संवर्धन को छोड़ दे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करना चाहता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे कि ईरान नहीं माना तो ईरान पर हमला होगा। बातचीत में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद पिछले महीने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया। खामनेई के साथ ईरानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडर भी मारे गए। इसके बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल सहित खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर
मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान ने सर्वोच्च नेता चुन लिया। इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अभी आपको आगे बताएंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है और इसके बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा। फिलहाल ये युद्ध पूरी तरह जारी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरानी सैन्य ताकत को धराशायी करने का दावा कर रहे हैं। वहीं ईरानी ड्रोन और मिसाइलें खाड़ी के विभिन्न देशों और इजराइल में पहुंच रही हैं, जहां अधिकतर वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इंटरसेप्ट हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी कि होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। जिस तरह की इसकी स्थिति है उस कारण इस पर ईरान का पूर्ण रूप से रणनीतिक कब्जा है। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई केवल 33 से 50 किलोमीटर के बीच है। खाड़ी देशों से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतार जैसे खाड़ी देश इसी मार्ग के जरिए अपना तेल और गैस वैश्विक बाजारों तक पहुंचाते हैं। दुनिया के कुल कच्चे तेल की एक दिन की खपत का लगभग 20% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी का 20% इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक गैस और लगभग 60% तेल इसी मार्ग के जरिए आयात करता है। और आइए अब बात करते हैं भारत की। भारत ऐसी समस्याओं के लिए पहले से ही तैयार रहता है। भारत अपने यहाँ कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार रखता है, लेकिन नेचुरल गैस को इस तरह से भंडार कर रखना संभव नहीं है। इसलिए एलपीजी को लेकर भारत थोड़ा चिंतित है। अब यहां सक्रिय होती है भारत की विदेश नीति। इस संघर्ष में शामिल तीनों देशों अमेरिका, इजराइल और ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस इलाके के संकट के मद्देनजर खाड़ी देशों के नेताओं और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की। ईरान के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी ने बात की। भारत के विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारी लगातार विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से बात कर रहे हैं और इसका असर दिखा। जहां भारत को तेल की समस्या न आए इसके लिए अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को शिथिल किया, तो वहीं ईरान ने भी भारत के तेल और गैस के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया। इलाके में मौजूद भारतीय नौसेना इन जहाजों को भारत आने में सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो यहीं पर दिखी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। वहीं सरकार कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से बात कर रही है। इधर होम फ्रंट पर एलपीजी की परेशानी से निपटने के लिए सरकार सारे कदम उठा रही है और अपने लोगों पर इसका फर्क नहीं आने दे रही। अब रही बात इस युद्ध की, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान अभी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। फिलहाल युद्ध रुकने की कोई किरण नहीं दिख रही। भारत लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों जो इस संघर्ष से जुड़े देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, या दूसरे स्तर पर लगातार अपील कर रहा है कि बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाया जाए। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर भी पूरी दुनिया में होगा और भारत भी इसको लेकर काफी चिंतित है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे युद्ध और भारत की चिंताओं से जुड़ा हुआ एक और वीडियो। नमस्कार। डिकोड को पावर्ड बाय